Namaskar students, welcome again with the chapter number 2, Nationalism in India. As we discussed so many things before previous lectures about the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh, nationalism definition, Satyagraha. So today I am explaining the non-corporation movements, how it is spread in the countryside, in towns, and what was the reasons, what was the main ambitions of the people, why they participate in the non-corporation movement, what the things they want from this particular mass movement. Fine. So first I am telling about the movement in the towns कि किस तरह से जो towns हैं वहाँ पर ये movement हुआ. The movement started with the middle class participation in the city. सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है मिडिल क्लास जो सिटीज़ में रहती थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर. देन thousands of the student left the government control school and colleges. कई सारे जो जैसे बताया कि क्या क्या उसके मेथड थे, मेथड में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो है वो छोड़ दिए गए, लेफ्ट कर दिए गए. उसके बाद जो भी चीज़ें हुई यानी किस तरह से टाउन में ये स्प्रेड हुआ, किस तरह से लोग पार्ट बने इस मूवमेंट का. स्कूल कॉलेजेस जो लोगों ने छोड़ दिए, बच्चों ने, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेजेस. ये सारे मेथड्स हैं, दीज आर द मेथड. स्कूल्स और जो कॉलेजेस में टीचर्स हैं उन्होंने अपनी जॉब्स लेफ्ट कर दी. लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. ये सारी टाउन में चीज़ें हुई है. लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, लीगल वर्क करना. ये याद रखें कि द मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स रन बाय द इंडियंस एम्प्लॉइज. जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन रन करता था? इंडियंस. मोस्टली जॉब पर कौन थे? इंडियंस. Next is the council elections were boycotted in the most province except the Madras because the Justice Party is the non-Brahman. अब बहुत सारे जो council elections है उसका भी boycott किया गया मद्रास को छोड़ के. फॉरेन गुड्स पर boycotted, liquor shops picked up. liquor shop होती है अल्कोहल की जो शॉप्स होती है उसे बंद कर दिया गया. फॉरेन क्लोथ बर्न एंड द यूज बोनफायर. फॉरेन गुड्स को यानी कपड़ों को बोनफायर किया गया, जलाया गया. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुई? टाउन में. ये सारे जो मेथड्स हैं ना, मेथड्स जो इम्प्लीमेंट किए गए किसमें? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट अब हम करेंगे इसको. द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन. रीजंस. इतना मास मूवमेंट होने के बाद ऐसे क्या रीजन रहे, ऐसे क्या कारण रहे कि जो ये मूवमेंट बहुत स्लो रहा या फिर उसको सक्सेस नहीं मिली, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लो डाउन. जिस एंथुजियास्टिक नेचर के साथ वो स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया. पहला तो खादी. यहाँ पे खादी वर्ड का यूज हुआ है कि स्वदेशी को प्रमोट किया गया ना. द गांधी जी सेड बाय कर द ब्रिटिश गुड एंड use the khadi cloth. So khadi cloth was often more expensive than the mass produced meal cloth. Poor people could not afford to buy it. पहला यहाँ पे क्या रहा? जो खादी का कॉन्सेप्ट था ना, खादी जो थी, जो कॉमन पीपल जो है उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव थी. कुछ टाइम वो यूज कर सकते थे खादी क्लोथ का, बट दे कांट कम्पीट विद द चीप क्लोथ ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो धीरे धीरे जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उसका यूज़ करना. पुअर पीपल जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी को. देन देयर इज नो अल्टरनेटिव्स इंडियन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन. अब मेन चीज़ क्या थी कि ब्रिटिश गुड्स की जगह वो किसका यूज़ करें? उनके पास कोई अल्टरनेटिव्स नहीं थे. देयर वर नो अल्टरनेटिव्स, देयर वर नो इंडियन इंडस्ट्रीज इन द यूज लेवल सो दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल. So what, there is no alternative, so they had to use the British goods again. कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या किया, उसे स्टॉप किया, but they have started again. यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं था. पहला खादी बहुत एक्सपेंसिव था, पुअर पीपल नॉट इसको नहीं कर पा रहे थे. सिटी में क्यों स्लो डाउन हो, इसके रीजन से. पहला खादी, दूसरा था कोई अल्टरनेटिव्स नहीं था. देन एज अ रिजल्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स began to taking back to the government schools. अब जब उनकी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी तो स्कूल्स में बच्चे भी जाने लगे वापस से. टीचर्स ने भी वापस अपनी जॉब्स को ज्वाइन कर लिया. लॉयर ज्वाइन बैक द गवर्नमेंट कोर्ट्स.
जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी अपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे उसका जो मेन एम है वो कम हो गया। पहला आपका हो गया टाउन्स में किस तरह के मेथड्स यूज किए गए। दूसरा मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन, क्यों रीजंस, क्या क्या रीजंस रहे। देन द रिबिलियंस इन द कंट्री साइड, कई जगह पर बहुत सारे रिबिलियंस हुए, विद्रोह हुए। अब उसमें हम यहाँ पे मेन 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला अवध का एग्जाम्पल, देन आंध्र प्रदेश, और तीसरा यहाँ पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें कि क्या इमिग्रेशन एक्ट क्या था। सो ये 3 जो चीज़ें हैं मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला रिबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब समझते हैं विलेजेस जो एरिया, रूरल एरिया में किस तरह से इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को देखा गया, किस तरह से रिबिलियंस हुए, विद्रोह हुए। सबसे पहला यहाँ पर हम कहेंगे इन अवध, अवध का एग्जाम्पल देंगे। अवध में क्या हुआ, द पीजेंट वर लीड बाय द बाबा रामचंद्र। वहाँ पे लीडरशिप जो थी वो किसने की थी, बाबा रामचंद्र। एक वो सन्यासी थे a sannyasi who had earlier been to Fiji is and the indentures labor। वो पहले फिजी में रहते थे, जो एक लेबर का काम करते थे। इन्होंने इसको लीडरशिप किया, इसको अवध के रिबिलियंस को। The movement here was against the talukidar and landlords who demanded from peasants extra ordinary high rents and a variety of other causes। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनका मेन जो रिबिलियन था किसको लेकर था, पीजेंट्स और तालुकेदार। तालुकेदार किसको बोलते हैं, एक तरह से जमींदार की तरह होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है। अब वहाँ के जो तालुकेदार थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे बहुत हाई टैक्सेस ले रहे थे, जिसको उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। उसका लीडरशिप किसने की अवध में, बाबा रामचंद्र ने। पीजेंट्स हैड टू बेकार to work the landlord's farms without any payment। अब यहाँ पे वर्ड है जो हमने वर्ड मीनिंग में भी किया था, बेगार, डूइंग वर्क विदाउट एनी वेजेस, बिना सैलरी के या बिना कोई पैसे के आप काम करते उसको क्या कहते हैं, बेगार। अब वहाँ पर जो अवध में पीजेंट्स को बेगार करनी पड़ती थी, है ना, बेगार यानी बिना पेमेंट वर्क करना पड़ता था। अगर वो कोई टैक्स नहीं देता था तो बहुत फोर्स किया जाता था, तो उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट था अवध में। देन अबॉलिशंस ऑफ द बेगार, वो चाहते थे कि वो जो बेगार जो है सिस्टम है उसे बंद किया जाए। सोशल बायकॉट और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स अंडर नया वो भी बंद हुआ, ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत। कई सारे सोशल बायकॉट भी किए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई विलेजेस में स्पेशली। बाय अक्टूबर 1920 और 1920 तक आते आते द ओथ किसान सभा वाज सेट अप बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड द फ्यू अदर्स। अब यहाँ पे बाबा रामचंद्र को किसने सपोर्ट किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। अब उन्होंने ओथ किसान सभा, यहाँ पे अक्टूबर 1920 में ओथ किसान सभा बनाई। ओथ होती शपथ को बोलते हैं ना, किसान सभा बनाई उनके बेनिफिट्स के लिए पीजेंट्स के। एट दिस मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकेदार मर्चेंट्स वर अटैक्ड एंड बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन होल्डर्स वर टेकन ओवर। अब देखो यहाँ पर भी वायलेंस हुआ है। ओथ किसान सभा बनी, पीजेंट्स के टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे, बेगार को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जब ओथ किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो तालुकेदार है, जमींदार है, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, उन पर अटैक किया, लूटें हुई मार्केट में ग्रेन्स की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट महात्मा। अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से सुनेंगे, कई जगहों पर जो लोकल लीडर्स हैं, यहाँ पे लोकल लीडर्स कौन है, जैसे बाबा रामचंद्र। तो अलग अलग जो विलेज में जो लोकल लीडर्स हैं, दे टोल्ड द पीजेंट्स, उन्होंने पीजेंट्स को ये बताया दैट गांधी जी हैड declared that no taxes were to be paid, that land was to be redistributed amongst the people। अब now देखो कैसे सिचुएशंस, कैसे चीज़ें चेंज हुई है। अब पीजेंट्स को ये बताया गया लोकल लीडर्स ने कि अगर इसका साथ देंगे, इसको सपोर्ट करेंगे तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो बेनिफिट था पीजेंट्स का वो ये रहा कि अगर वो उसको सपोर्ट करेंगे तो उन्हें लैंड वापस मिल जाएगा, उन्हें कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एम था
महात्मा गांधी का, वो उस तरह से विलेजेस में नहीं पहुंच पाया। तो ये अवध का इंसिडेंट रहा। देन रिवोल्ट बाय द ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स जो जनजाति ग्रुप्स होता है, जो फॉरेस्ट में रहते थे मोस्टली, उनके उन्होंने भी कई सारे रिवॉल्ट किए। पीजेंट्स का हो गया यहाँ पे। ट्राइबल्स का देखिए, ट्राइबल्स का जो हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल लेंगे, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया इन द गुलदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब हमने फॉरेस्ट एक्ट पढ़े थे 9th क्लास में कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के जितने भी एरियाज हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, तो उसमें से आंध्र प्रदेश भी था। जो ट्राइबल ग्रुप्स मोस्टली कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में। उन्हीं से उनका जो लाइवलीहुड है वो चलता था। तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया है, जो फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया है। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम द एंटरिंग द फॉरेस्ट एंड ग्रेज देयर कैटल्स। उन्हें रोक दिया गया ट्राइबल्स को कि ना तो वो पीजेंट्स फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, ना वहाँ फॉरेस्ट में एंटर कर सकते हैं, ना अपने कैटल्स को वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए लेके जा सकते हैं, और ना ही वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं उसका वुड का या जो भी फ्यूल के लिए चाहिए था। When the government began forcing the contribute to Beggar, the road buildings, the people were revolt. अब उन एरिया के जो ट्राइबल ग्रुप्स है उन्हें भी फोर्स किया गया, किसके लिए? बेगार के लिए, कि जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसके लिए वर्क करें। सो दे हैव प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब यहाँ पर जो लीडरशिप किसने की है? अलूरी सीताराम राजू। यहाँ पर देखिए अवध में कौन था? बाबा रामचंद्र। यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू उन्होंने लीडरशिप की है। क्लेम दैट दे हैड वेरी स्पेशल पावर। ऐसा माना जाता है कि जो अलूरी सीताराम राजू उनके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर्स थे, वो किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते थे, यहाँ तक कि कोई उसे उन्हें शूट कर दे तो भी वो सर्वाइव कर सकते थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें उनके बारे में सुनी जाती थी। इट कुड मेक द करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, वो भविष्यवाणी कर सकते थे, एंड हेल्प पीपल, लोगों को जिंदा कर सकते थे, एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, यानी कि उनको गोली भी लग जाए तो वो जिंदा रह सकते थे। ऐसी कई सारी चीज़ें उनके बारे में सुनी जाती है, जैसे लोक देवता के रूप में उन्हें जाना जाता है। द गुलबन रिबल्स अटैक द पुलिस स्टेशन। अभी ये जो गुलबन बेगार जिसकी हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ के लोगों ने अटैक किया इस पर पुलिस स्टेशन पे, अटेम्प्ट टू किल द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की। कैरी तो गुरिल्ला वॉरफेयर टू अचीविंग स्वराज्य, गुरिल्ला वॉर में छुप के वो वार करते थे। एंड लीडरशिप बाय द राजू, उनकी लीडरशिप किसने की? अलूरी सीताराम राजू ने। राजू वॉज कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें मार दिया गया 1924 में, यानी काफी टाइम के बाद। एंड बिकम द फोक हीरो, और वो किसके रूप में जाने जाते हैं? फोक हीरो, लोक देवता के रूप में अभी भी जाने जाते हैं। ये हो गया आपका पहला रिबेलियंस हो गया कंट्री साइड में अवध। दूसरा हमने किया ट्राइबल ग्रुप्स का जो आंध्र प्रदेश में। नाउ लास्ट इज द स्वराज्य इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन जो वर्क होता था, जैसे टी, कॉफी, जो इनको ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स थी, उसमें एक एक्ट पास किया था ब्रिटिशर्स ने, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब ये एक ऐसा एक्ट था कि जिसने बाउंड कर दिया लोग जो वहाँ पे वर्क करते थे विदाउट परमिशन अपने घर नहीं जा सकते थे, और उन्हें कभी परमिशन मिलती नहीं थी। तो एक इमिग्रेशन एक्ट था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। टी गार्डन्स मोस्टली टी की प्लांटेशन होता था, तो टी गार्डन्स को नहीं छोड़ सकते थे विदाउट परमिशन। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, freedom means to right to the move freely in the out of the combined space in which they were enclosed। अब उनके लिए यहाँ पे क्या मतलब था कि अगर वो इस रिवॉल्ट में सपोर्ट करते हैं गांधी जी को, तो वो इमिग्रेशन एक्ट खत्म हो जाएगा, वो अपने घर जा सकेंगे, उन्हें जो बाउंडेड लेबर करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। फ्रीडम मीनिंग वेटिंग टू लिंक द विलेजेस टू विद देयर दे हैड कम। उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि वो अपने घर जा सकेंगे। यहाँ पर फ्रीडम का मतलब क्या था कि उन्हें लैंड मिल जाएगा, उन्हें लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें चेंज होती गई हैं। When they had years to non-corporation movement, thousands of workers ignored the authorities, left the plantations and the headed home। अब जैसे उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, हजारों जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, टी प्लांटेशन वर्कर्स, दे मूव टू देयर विलेजेस, वो अपने विलेजेस की तरफ जाने लगे, गार्डन अपने जो
टी का जो छोड़कर जाने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें फ्रीडम मिल गई है। They believed that Gandhi Ji Raj was coming. उनका विश्वास था कि गांधी राज was coming, गांधी राज आ रहा है, and everyone would be given land in their own villages. कि सभी को, जो भी इमिग्रेशन एक्ट में आते थे, सभी को उनकी विलेजेस में क्या मिलेगा, लैंड दिया जाएगा। So these are the some situation with changing place to place. सभी के लिए मीन क्या हो रहा है, डिफरेंट। ट्राइबल के लिए अलग है, ट्राइबल को फॉरेस्ट एक्ट की तहत हटा दिया गया था तो उन्हें वहाँ पर जगह मिलेगी। यहाँ पर जो तालुकेदार है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट। इन लैंड में उन्हें फ्रीडम मिलेगी, वापस घर जा सकेंगे, विलेजेस में उन्हें लैंड मिलेगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स। दे वर कॉट बाय द, जब लोग वहाँ से जाने लगे, these are for the plantation workers, when they were caught by the police and brutally beaten up and they tried to exit from the plantation field. अब जब वो जाने लगे, उन्हें पकड़ लिया गया, ब्रूचुअली बिटन किया गया, वापस से उन्हें वही वर्क करना पड़ा जो वो पहले से करते आ रहे थे टी प्लांटेशन का। सो मैनी पीपल वर डिससेटिस्फाइड, फार्मर्स भी डिससेटिस्फाइड थे, ट्राइबल्स थे, कई सारे जो इमिग्रेशन एक्ट में थे वो डिससेटिस्फाइड हुए और इसी सिचुएशन में कॉल्ड ऑफ कर दिया गया मूवमेंट 1922 को, चौरी चौरा इंसिडेंट में। सो दे वर हॉपलेस, वो बहुत हॉपलेस हो गए कि उनकी इतनी जो मेहनत थी वो बेकार गई, या जो उन्होंने ड्रीम देखा था वो पूरा नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट situations, movement in the towns and countrysides, tribals and plantation. Now we will discuss next topic of the Simon Commission. What things happen after the non-corporation movement. Thank you. Have a nice day.